हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी का सेकंड चैप्टर, विविधता और भेदभाव। हमने पिछले चैप्टर में विविधता का अर्थ समझा। संस्कृति, रंग रूप, वेशभूषा, भोजन, त्यौहार आदि के आधार पर विविधता तय की जाती है। और हमने पिछले चैप्टर में ये भी समझा कि विविधता किस तरीके से एक इंसान को या फिर एक समुदाय को समृद्ध बना सकती है। तो क्या सिर्फ विविधता के सकारात्मक पहलू ही हैं या इसका कोई नकारात्मक पहलू भी है? तो हम इस चैप्टर में यही देखेंगे विविधता के और क्या क्या पहलू हो सकते हैं। कई बार विविधता से भेदभाव, पूर्वाग्रह, रूढ़िवादिता जैसी कई चीज़ें सामने आती हैं। हम क्या हैं, कैसे हैं, ये कई चीज़ों पर निर्भर करता है। हम कैसे रहते हैं, कौन सी भाषा बोलते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन से खेल खेलते हैं और कौन से उत्सव मनाते हैं, इन सब पर हमारे रहने की जगह के भूगोल और उसके इतिहास का असर पड़ता है। जैसे उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जैसे हमने पिछले चैप्टर में लद्दाख और केरल का उदाहरण देखा था। एक पहाड़ी इलाका था और एक समुद्री इलाका था। तो वहाँ पर जो रहन सहन है, उनकी जीवन शैली है, उनका बोलने का तरीका है, उनकी भाषाएं, उनका पहनावा, भोजन, सब कुछ एक दूसरे से अलग था। और इसी प्रकार इतिहास भी कई तरीके से विविधता पर प्रभाव डालता है। जैसे जो वृक्षों की पूजा है, काफ़ी पुराने समय से चलती आ रही है। वैदिक काल में संस्कृति के आधार पर नदियों की पूजा भी हमें देखने को मिलती है। जैसे पारसी में अग्नि की पूजा का महत्व है, कुषाणों में सूर्य पूजा का। तो इन सब चीज़ों पर ऐतिहासिकता और भौगोलिक स्थिति का प्रभाव भी पड़ता है। अगर हम संक्षेप में इन बिंदुओं पर ध्यान दें तो ये भी अंदाज़ा लग जाएगा कि भारत अनेक विविधताओं का देश है। संसार में 8 मुख्य धर्म हैं और भारत में लगभग उन सभी धर्मों के अनुयायी यानी मानने वाले रहते हैं। यहाँ 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती है जो लोगों की मातृभाषा है। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरीके के नृत्य किए जाते हैं, जैसे ओडिसी, मणिपुरी, कथकली, कथक आदि। ये विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित और आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमसे बहुत अलग हैं, तो हमें वो बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ ही नहीं पाते या जान ही नहीं पाते कि वो हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे एक कंपनी है, वहाँ पर सुरेश नाम का कोई व्यक्ति जाता है जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन उसने उस कंपनी में सिलेक्शन लिया है और बाकी के जो उसके कलीग्स हैं वो काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं। तो सुरेश वहाँ पर गया। लोग उसको उसकी बुद्धिमत्ता से नहीं बल्कि उसके कपड़ों से जज करने लग जाएंगे। लोग उसके व्यवहार से पहले उसकी शक्ल या फिर जो उसका ड्रेसअप है उससे ही उस पर अंदाज़ा लगाएंगे कि किस तरीके का हो सकता है। तो ये एक तरीके की पूर्वाग्रह वाली समस्या सामने हमें देखने को मिलती है। इसके अलावा हम जो पूर्वाग्रह है इसे ग्रामीण और शहरी परिवेश के आधार पर समझ सकते हैं। जैसे जो ग्रामीण लोग हैं उनके लिए पूर्वाग्रह इस तरीके से सामने आते हैं, जैसे आधे से ज़्यादा भारतीय गांवों में रहते हैं। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते और फसल की बुआई और कटाई में ही 14 घंटे तक लगे रहते हैं। और ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। ये ग्रामीण लोगों के लिए पहले से ही पूर्वाग्रह बने हुए हैं। वैसे ही कुछ शहरी लोगों के लिए भी पूर्वाग्रह बने हुए हैं। जैसे शहरी जीवन बड़ा आसान होता है, यहाँ के लोग बड़े बिगड़े हुए और आलसी होते हैं, यानी कि 11 बजे से पहले तो उठेंगे ही नहीं, ये ऐसा माना जाता है या पूर्वाग्रह बना हुआ है। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं और लोगों की नहीं करते, ये भी पूर्वाग्रह है। और शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। इस तरीके के पूर्वाग्रह ग्रामीण और शहरी परिवेश के लिए पहले से बने हुए हैं। अब हम देखें तो जो पूर्वाग्रह होता है
इसमें जो राय होती है वो ज़्यादातर नकारात्मक होती है। जैसा कि कथनों में दिया गया है, लोगों को आलसी या कंजूस मानना भी पूर्वाग्रह ही है, या फिर किसी को हम बेवकूफ़ या बुद्धिमान माने तो वो भी एक तरीके का पूर्वाग्रह ही होगा। जब हम ये सोचने लगते हैं कि किसी काम को करने का कोई एक तरीका ही सबसे अच्छा और सही है, तो हम अक्सर दूसरों की इज्जत करना भूल जाते हैं। जैसे अगर हम सोचें अंग्रेजी सबसे अच्छी भाषा है, तो उससे क्या होगा कि जो दूसरी अन्य भाषाएं हैं जैसे हिंदी या फिर कोई अन्य भाषा, तो उनकी उसमें काफ़ी नकारात्मक रूप से राय बन जाएगी कि ये इसके हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से कई प्रकार के पूर्वाग्रह अन्य भाषाओं या फिर अंग्रेजी के हिसाब से बन सकता है। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रही हो सकते हैं, जैसे लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस तरीके से वो बोलते हैं, जैसे कपड़े वो पहनते हैं। अब हम सभी को पता है कि जैसे भारत विविधता का देश है, तो उसमें ये सारी चीज़ों में विभिन्नता तो देखने को मिलेगी। अब हम यहाँ से केरल जाएंगे, हम उनकी भाषा सुनेंगे तो हम उनके लिए कोई पूर्वाग्रह बना सकते हैं। जैसे केरल वाला अगर कोई उत्तर में आएगा तो वो भी हमारे परिवेश या फिर हमारी संस्कृति के लिए कोई पूर्वाग्रह बना सकता है। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को दुख भी पहुंचा सकते हैं। जैसे कोई इंसान काला है और हम उससे सीधे बोले तू काला है, तुझसे कुछ नहीं होगा, ये सिर्फ गोरे लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचेगी और इस प्रकार के पूर्वाग्रह से उसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो भी अपने आप कमज़ोर होगा। तो इस तरीके का व्यवहार पूर्वाग्रह से हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार का रिजल्ट पूर्वाग्रह के हो सकता है। लड़के और लड़की में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरीके से भेदभाव किया जाता है। हम सभी भेदभाव से परिचित हैं। एक लड़का या लड़की होने का अर्थ क्या होता है? आप में से कई लोग कहेंगे हम लड़के या लड़की की तरह ही जन्म लेते हैं। यह तो ऐसा होता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? आखिर देखें क्या सच्चाई यही है? वो बहुत सुशील, जैसे यहाँ पे एक तालिका दी गई है, वो बहुत ही सुशील है। उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वो शारीरिक रूप से बलिष्ठ है, वो शरारती हैं, वो नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वो रोते नहीं हैं, वो उद्यमी नहीं हैं, वे खेल में निपुण हैं, वो खाना पकाने में निपुण हैं, वो भावुक हैं। इसमें से आप में से कई लोग इन वाक्यों को पढ़ते हुए अपने आप ही पूर्वाग्रह बना रहे होंगे। कुछ में आपको सिर्फ लड़कियां की इमेजिनेशन हो रही होगी एंड कुछ में आपको सिर्फ लड़कों की इमेजिनेशन हो रही होगी। अगर हम इस कथन को लें कि वो रोते नहीं हैं, तो ज़्यादातर देखेंगे कि ये गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है बेटा अगर तुम रोओगे तो तुम भावनात्मक रूप से कमज़ोर समझे जाओगे, लड़के रोते नहीं हैं, लड़कों को तो दर्द नहीं होता। तो इस टाइप के पूर्वाग्रह पहले से लड़कों के लिए बने हुए हैं और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो विश्वास करने लगते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। यहाँ तक कि जैसे अगर किसी लड़के को रोना आए भी तो वो अपने आप को रोक लेगा। लड़का मानता है कि लड़कियाँ कभी कभी रोती हैं और रोने का काम सिर्फ लड़कियों का है, लेकिन ये बात गलत है। भावनाएं भगवान ने सबको दी है, लड़के और लड़कियां दोनों का मन रोने का करता है, खासकर जब उन्हें गुस्सा आए या दर्द हो। लेकिन बड़े होने तक लड़के सीख जाते हैं, अपने को सिखा लेते हैं कि रोना नहीं है, क्योंकि उनके मस्तिष्क में छोटे से ही वो चीज़ डाली गई है। अगर एक बड़ा लड़का रोने लग जाए तो दूसरे उसे बार बार सुनाएंगे कि तू रो रहा है, तू तो कमज़ोर है, तू भावनात्मक रूप से अभी बड़ा नहीं हुआ है। इस प्रकार के कई शब्द उसको सुना लेते हैं, जिस कारण लड़के रोने पर अंकुश लगा लेते हैं। अक्सर हम ये सुनते रहते हैं कि लड़के ऐसे होते हैं, लड़कियां ऐसी होती, ये भी पुराने पूर्वाग्रह बने हुए हैं, जिस कारण भेदभाव जन्म होता है। कुछ गुण उन्होंने सिर्फ लड़कों के लिए दे दिए, कुछ उन्होंने सिर्फ लड़कियों के लिए दे दिए। तो इस तरीके से लड़के और लड़कियां अपने अपने तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना।
जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। जैसे पहले होता था कि सती प्रथा, तो जो सती प्रथा थी वो कई समय तक चलती रही, आज भी कई हिस्सों में देखने को मिलती है, अभी भी पूरी तरीके से प्रतिबंधित नहीं हो पाई है। कई बार हमें अखबारों में ये खबर देखने को मिलती है। बाल विवाह भी हमें कई बार देखने को मिलता है आज भी। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसा दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने के कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल जाते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। जैसे अगर एक क्लास में कोई बच्चा हल्ला करता है और वो मतलब थोड़ा ज़िद्दी किस्म का इंसान है, तो कई बार पूरी क्लास को टारगेट कर दिया जाता है कि वो क्लास बड़ी खतरनाक है, मतलब बहुत ख़राब क्लास है। इस तरीके के पूर्वाग्रह और रूढ़िबद्ध धारणाएं बन जाती हैं। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। जैसे अभी मैंने क्लास का एग्जाम्पल दिया, जैसे राम है और श्याम है, दो दोस्त एक क्लास में। तो जो राम है वो थोड़ा सिंसियर है, पढ़ने में अच्छा है, वैसे ही श्याम है वो थोड़ा शरारती किस्म का है। राम हमेशा अपनी क्लास में टॉप करता है, तो वो एक दिन श्याम के साथ कहीं घूमने चला गया। श्याम ने किसी के साथ बदतमीज़ी कर दी या थोड़ा जुबान चला दी, तो अगला इंसान राम के लिए भी वही राय बनाएगा कि ये श्याम का दोस्त है, श्याम के साथ रहता है, तो शायद ये भी वैसा ही इंसान हो। तो ये इस प्रकार के पूर्वाग्रह रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। जैसे माना जाता था कि जो हवाई जहाज़ है उड़ने का काम लड़कियां नहीं करा जो हवाई जहाज़ उड़ाने का काम है वो लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन आज करती हैं। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार ये धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनको करने की काबिलियत शायद हम में हो। इसके अलावा कई लोगों का मानना था कि लड़कियां घर के चूल्हे तक ही सीमित है, लेकिन लड़कियों ने उन चीज़ों को तोड़ा, उन बेड़ियों को तोड़ा और आज वो अंतरिक्ष तक पहुंची हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होगी? रूढ़िबद्ध धारणाएं। जैसे कि लड़कियां पढ़ नहीं सकती और लड़कियों का काम सिर्फ खाना पकाना है। इस प्रकार की जो धारणाएं होती है रूढ़िबद्ध धारणाएं, मतलब किसी के लिए अपने मन में एक पक्की राय बना देना। अब हम बात करते हैं असमानता और भेदभाव की। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। जैसे कोई ए समुदाय है, कोई बी समुदाय है, तो ए समुदाय को थोड़ा निम्न माना जाता है किसी समाज में, तो बी समुदाय वाले उनके लिए जो राय बना चुके हैं तो उनसे थोड़ा दूरी बरतेंगे, उन्हें अपने किसी सामाजिक समारोह में नहीं आने देंगे। तो इस प्रकार से भेदभाव का जन्म होता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनका जो व्यवहार है, उनका जो काम करने का तरीका है वो उनसे थोड़ा अलग है। अब कई बार जो ये भेदभाव होता है उससे कई प्रकार की गतिविधियाँ होती है। जैसे कुछ लोगों को नीचा दिखाने के अवसर मिल जाते हैं। अगर कुछ गतिविधियों में भाग लें तो उसमें भी उनको रोका जाता है। जैसे किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, या किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, या एक ही कुएं के हैंडपंप से पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए रहे कप या ग्लास में चाय नहीं पीने देते। तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से होता है। आप याद करें, पिछले पार्ट में समीर वन और समीर टू एक दूसरे से बहुत भिन्न थे, क्योंकि जैसे हमने पिछले चैप्टर में स्टोरी पढ़ी थी कि एक को हिंदी बोलनी आती थी, एक को इंग्लिश बोलनी आती थी, एक हिंदू था, एक मुस्लिम था। तो भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक और धार्मिक आधार पर भी भेदभाव हो सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं और सामने वाले का सम्मान नहीं करते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। जो समीर दो था वो गरीब विविधता का पहलू था। जैसे समीर वन था, वो स्कूल गया, उसने अच्छे से पढ़ाई की, और जो समीर दो है वो अखबार बेचता था, वो कभी स्कूल नहीं गया। ये असमानता है।
बहुत सारे लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते हैं। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। यानी जो असमानता होती है वो भी भेदभाव का एक कारण बन सकती है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे उस समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। दलित। दलित एक ऐसा शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोग अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब है जिन्हें दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार ये शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव ने दलित लोगों को दबा कर रखा है। सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। जैसे हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल ही रख लें, तो बचपन में जब वो स्कूल जाते थे तो उनके जो टीचर्स थे वो उन्हें अपने कुएं से पानी नहीं पीने देते। साथ में एक इसमें कहानी भी दी गई है इस चैप्टर में कि एक बार अंबेडकर अपने पिता का एक स्टेशन में वेट कर रहे थे, तो किसी भी रिक्शे वाले ने उन्हें लिफ्ट देने से मना कर दिया क्योंकि वो एक निम्न जाति से आते थे। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा। 1901 में उनका जन्म हुआ था। जब वो 9 साल के थे तो कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ अपने पिता से मिलने गए थे, और जो रेलवे स्टेशन में जब वेट किया था उन्होंने, तो उन्हें निम्न जाति का समझकर, यानी कि जो महार जाति थी उनकी, तो उसका समझ करके उनको किसी ने भी, किसी रिक्शे वाले ने कोई मतलब लिफ्ट नहीं दी, कोई सहायता नहीं की, क्योंकि उनके लिए पहले से ही पूर्वाग्रह बन गए थे और उनके साथ भेदभाव वाला व्यवहार भी दिखाया गया था। समानता के लिए संघर्ष। ब्रिटिश शासन में आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था उसमें जो समानता का व्यवहार है उसे पाने के लिए संघर्ष भी शामिल था। जो दलित थे, औरत थे, जो जनजातीय लोग थे और जो किसान थे, उन्होंने अपने जीवन में गैर बराबरी का अनुभव किया था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। जैसे कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की कि जैसे पुरुषों के पास अधिकार है वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ऊंची ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया था। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ तो एक राष्ट्र बना। हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरीके की असमानताओं पर विचार भी किया। संविधान को लिखने वाले लोग भी इस बात से अवगत थे कि हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उसके खिलाफ किस तरीके से संघर्ष किया। कई नेता इस लड़ाइयों के हिस्सा थे, जैसे डॉक्टर अंबेडकर। इसीलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिससे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए, समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना जाए जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़े। जैसे अभी हम संविधान के आर्टिकल 14 से 18 की बात करें तो उसमें समानता के अधिकार की बात की जाती है। डीपीएसपी में भी समान वेतन की बात की गई है। जैसे जो आर्टिकल 14 है उसमें समता का अधिकार है और संरक्षण का अधिकार भी है। 15 में है किसी भी सार्वजनिक स्थल पर हम किसी भी इंसान को शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी जन्म का हो, जन्म स्थान चाहे उसका कोई सा भी हो, चाहे वो किसी भी मूल वंश का हो, चाहे वो कहीं का भी रहने वाला हो, लेकिन उसको पढ़ाई से वंचित नहीं कर सकते हैं कि शिक्षा में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 16 सार्वजनिक रोजगार से वंचित करने पर रोक लगाता है, किसी भी प्रकार के भेदभाव के बिना, मतलब भेदभाव नहीं होना चाहिए नौकरी में। 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन की बात की गई है और 18 उपाधियों के अंत करके समानता को बढ़ावा देने की बात करता है। डीपीएसपी में समान वेतन की बात की गई है। इस तरीके से हमारे संविधान निर्माताओं ने भी समानता को बढ़ावा देने के लिए और भेदभाव उन्मूलन के लिए कई प्रकार के प्रयास किए थे। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं,
नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हुई है। इस सब के अलावा संविधान ने सरकार पर यह विशेष जिम्मेदारी भी डाली कि वो गरीबों को मुख्य धारा से अलग थलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। जैसे सभी को शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A के माध्यम से दिया गया और राज्य को भी ये निर्देश DPSP के माध्यम से दिए गए हैं। संविधान के लेखकों ने ये भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है। उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपना धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। जैसे जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो आर्टिकल 25, 26 और 27 में है। और अपने आप को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हमें फंडामेंटल राइट के 19 और ह्यूमन राइट के 19 में भी मिली है। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी, इसीलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इससे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है, जहाँ हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इस बात को उठाता है कि असमानता आज भी मौजूद है। आज भी हम देखेंगे कई स्थानों पर जो फंडामेंटल राइट है या DPSP में जो चीज़ें कही गई है या फिर जैसे ह्यूमन राइट्स बने हुए हैं, तो उन चीज़ों को आज भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हम निरंतर संघर्ष करते हैं और करेंगे भी, क्योंकि समानता लाने के लिए कम से कम बौद्धिक आर्थिक स्तर में भी बढ़ावा होना चाहिए। अगर हमारा आर्थिक और बौद्धिक स्तर सुधरेगा तो अपने आप ही समानता आ जाएगी। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने, जिसके लिए लोगों के संघर्ष और उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत ज़रूरी है। अब नॉर्मल सी चीज़ है, जैसे कई पिछड़ी जातियाँ हैं तो उनके पास आज आर्थिक अवसर तो हैं, लेकिन क्या हम उनको वो सम्मान दे पा रहे हैं? आप सभी इस बात पर विचार करें। चलिए अब हम करते हैं एक्सरसाइज की बात। यह आप सभी का आज का होमवर्क है। निम्नलिखित कथनों का मेल कराइए, रूढ़िबद्ध धारणाओं को कैसे चुनौती दी जा रही है। यहाँ पे A and B है, आप इन्हें मैच करके इसमें पूर्वाग्रह को उसके कथन के साथ मैच कीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन, लड़कियां माँ बाप के लिए बोझ है। यह रूढ़िबद्ध धारणा एक लड़की के जीवन को किस तरीके से प्रभावित करती है, उसके अलग अलग 5 प्रभावों का उल्लेख कीजिए। भारत का संविधान समानता के बारे में क्या कहता है? आपको यह क्यों लगता है कि सभी लोगों में समानता होना जरूरी है? कई बार लोग हमारी उपस्थिति में ही पूर्वाग्रह से भरा आचरण करते हैं। ऐसे में अक्सर हम कोई विरोध करने की स्थिति में नहीं रहते, क्योंकि मुंह पर तुरंत कुछ कहना मुश्किल जान पड़ता है। अपनी कक्षा को 2 समूहों में बांटिए और प्रत्येक समूह इस पर चर्चा करे कि दी गई परिस्थिति में वे क्या करेंगे। पहला, गरीब होने के कारण एक सहपाठी को आपका दोस्त चिढ़ा रहा है। आप अपने परिवार के साथ टीवी देख रहे हैं और उसमें से कोई सदस्य किसी खास धार्मिक समुदाय पर पूर्वाग्रहग्रस्त टिप्पणी करता है। आपकी कक्षा के बच्चे एक लड़की के साथ मिलकर खाना खाने से इनकार कर देते हैं क्योंकि वो सोचते हैं कि वह गंदी है। चौथा, किसी समुदाय के खास उच्चारण का मजाक उड़ाते हुए कोई आपको चुटकुला सुनाता है। लड़के लड़कियों पर टिप्पणी कर रहे हैं, लड़कियां उनकी तरह नहीं खेल सकती। उपयुक्त परिस्थितियों में विभिन्न समूहों ने कैसा बर्ताव करने की बात की है, इस पर कक्षा में चर्चा करें। साथ ही इन मुद्दों को उठाते समय कक्षा में कौन सी समस्या आ सकती है, इस पर भी बातचीत करें। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे कंटेंट मिलते रहे और जिन लोगों को लगता है उन्हें NCERT पढ़ने का टाइम नहीं है, वो इसे फ्री टाइम में सुन सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।